हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग बहुत ही ट्रेंडिंग एग्जाम की बात करेंगे जो हर 6 महीने पे होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप लोग को टाइटल आप लोग को पता चल गया होगा कि क्रैक करना है किसको, सीटेट को, एक बार में, जो मैंने किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग को स्ट्रेटेजी प्लान चाहिए, आप लोग को कैसे तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आज आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। और मैं आपको एक सीक्रेट टिप भी दूंगी जो आप लोग को वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको 8 चीजें बताऊंगी जो सीटेट क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, सबसे पहले आता है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। हम लोग कोई भी काम करने के लिए उसका पहले पैटर्न जानते हैं, उसका सिलेबस जानते हैं कि वो एग्जाम हमारे लिए क्या है, उसमें क्या पूछेगा, कितना पूछेगा, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जब सीटेट का एक चीज अच्छा है कि उसका एक क्राइटेरिया सेट है कि आपको इतने ही नंबर लाने हैं। आप इतने नंबर लाते हो तो आप पास आउट हो जाओगे। आपको कोई किसी के आगे नहीं निकलना है, कोई मेरिट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। बस आप करते चलो क्वेश्चन, जितने 150 क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन बस करते चलो, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, सबसे पहले कोई भी चीज का जानने के लिए हम लोग को पैटर्न और सिलेबस जानना होता है। तो बात करेंगे एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न में एग्जाम 2 होता है। ठीक है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। देखिए, इसमें 2 तरीके के पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है 1 to 5 के लिए, जिसको बोलते हैं प्राइमरी टीचर। जिसको पीआरटी भरना होता है, प्राइमरी टीचर बनना होता है, वो कौन सा पेपर पास करेगा? पेपर 1 पास करेगा। लेकिन पेपर 2 सबके लिए कंपलसरी होता है। जैसे अगर प्राइमरी में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना होगा। और पेपर 2 किसके लिए होता है? 6 to 8 के लिए होता है। ये होता है पेपर 1 के लिए, ये होता है पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए 1 to 5 रहता है जिसको प्राइमरी टीचर बोलते हैं। पेपर 2 के लिए 6 to 8 होता है जिसको जूनियर टीचर बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी पे आता है ये। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप बीएड कर रहे हो, मेरी तरह बीएड कर रहे हो, तो आपको खाली पेपर 2 पास आउट करना है, पेपर 1 से आपका मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पीआरटी से बीएड को हटा दिया है। ठीक है, इसीलिए आपको पेपर 1 देने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है जिसमें आप 6 to 8 वाला पेपर सेकेंड 2 दे करके क्लियर कर सकते हो। और केवीएस में, एनवीएस में, जितने सेंट्रल स्कूल हैं उसमें आप पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हो, पढ़ा सकते हो। ठीक है, इसमें 2 तरीके के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में जो अलग अलग तरीके का होता है। दूसरी चीज है सीडीपी। ठीक है, सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीडीपी में क्या क्या पूछता है, पूछा जाता है। देखिए, सीडीपी में 3 लोगों का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पियाजे का होता है, वाइगोत्स्की का होता है और कोलबर्ग का होता है। जिसमें आपको मेन मेन चीज पढ़ने होते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना होता है। आपको ज्यादातर पेडागोजी पढ़ना होगा। ये जितने भी थ्योरी हैं इसके हिसाब से फैक्चुअल नहीं पूछता है, उसमें क्या पूछता है, ज्यादातर पेडागोजी पूछता है कि आप अगर एक टीचर हो, एक शिक्षक हो, तो आप कैसे पढ़ा सकते हो बच्चों को, कैसे क्या करोगे। अगर वो शिक्षक आप बन के खुद सोचोगे ना कि हाँ मैं इसका तैयारी कर रही हूँ, मैं एक शिक्षक होती तो मेरे कक्षा में समावेशी माहौल कैसे बना सकती, वातावरण कैसे क्रिएट कर सकती, जितने डिसेबल बच्चे हैं उनको कैसे मैनेज कर सकती कि ताकि सारे बच्चे एक साथ से नॉलेज गेन करें, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये था सीडीपी के बारे में जो आपको पढ़ना होगा, कि पियाजे के बारे में और वाइगोत्स्की के बारे में और कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में। फिर तीसरी चीज आती है
देखिए, तीसरी चीज़ क्या है कि लैंग्वेज 1 और 2। लैंग्वेज 1 में आप कौन-सा लैंग्वेज चूज़ करते हो, लैंग्वेज 2 में कौन-सा लैंग्वेज चूज़ करते हो? मैंने तो हिंदी चूज़ किया था और दूसरे वाले में इंग्लिश चूज़ किया था, ठीक है? अगर आप लोग का कॉमन लैंग्वेज है, अगर आप लोग को मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल ये सब नहीं आता है, आपको संस्कृत नहीं आता है, तो आप हिंदी और इंग्लिश चूज़ करके हट सकते हो कि हाँ, मेरा इसमें काम हो जाएगा। ये सबसे कॉमन लैंग्वेज चूज़ करते हैं हम लोग। और अपने लैंग्वेज को चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है कि आपको कौन-सा लैंग्वेज पहले प्रेफ़र करना है। अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश को पहले प्रेफ़र दे दिया, तो आपका इंग्लिश का पेपर दूसरा आएगा और हिंदी का दूसरा आएगा। ऐसा नहीं कि उसका ट्रांसलेट वर्ज़न मिल जाता है आपको, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि हिंदी का जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? वो इंग्लिश में कुछ-कुछ चीज़ें ट्रांसलेट होती हैं और लास्ट के कुछ 10 से 15 क्वेश्चन क्या होगा आपको इंग्लिश का हिंदी में मिल जाएगा और हिंदी का इंग्लिश में मिल जाएगा। तो आप जिसको हिंदी में ज़्यादा दिक्कत होती है, वो इंग्लिश का देख कर के हिंदी में क्वेश्चन कर सकता है और जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, वो हिंदी का कर सकता है। तो आपके 10-15 नंबर तो लैंग्वेज में और बढ़ सकते हैं, ठीक है? 10 से लास्ट के 10 क्वेश्चन आप देखोगे ना वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का छोड़ के, तो आपको मिल जाएगा कि ट्रांसलेट वर्ज़न है। मैंने खुद दिया है, मैंने इसका नंबर इसी तरह बढ़ाया है, ठीक है? सीटेट में एक-एक नंबर बहुत मायने रखता है, तो आप स्ट्रैटेजी प्लान करके चलोगे तो एक बार में अगर आप सीटेट क्लियर कर सकते हो। अगर आप बार-बार फेल भी हो रहे हो सीटेट में, तो ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है कि आपने कोई भी कहते हैं ना मेहनत करते हैं, मेहनत बहुत लोग करते हैं लेकिन मेहनत को किस तरीके से करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है? अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है? तो और मैं ऐसे एक रास्ता है और एक शॉर्टकट भी है, मैं लंबे रास्ते पे भी जा रही हूँ, ठीक है? लंबे रास्ते पे भी जा रही हूँ, लेकिन मैं गलत तरीके से जा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? भटक जाऊँगी, मैं दूसरी तरफ चली जाऊँगी। अगर आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देखोगे, तो आपको उसके रास्ते पर चलना होता है। आपको वहाँ से भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो तीसरी चीज़ थी लैंग्वेज जो 1 और 2 मैंने बताई, हिंदी और इंग्लिश आप चूज़ कर सकते हो और वो भी ध्यान से चूज़ करिएगा कि अगर आपको गुजराती आती है, तो आप हिंदी की जगह गुजराती ले लो, इंग्लिश की जगह गुजराती ले लो। ठीक है? अलग-अलग लैंग्वेज उसमें पूरा मेंशन रहता है कि आपको कौन-सा लैंग्वेज चूज़ करना है। फिर देखिए चौथी चीज़ आती है चौथी चीज़ आती है सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी। चौथी चीज़ में क्या आएगी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलो कि अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, ठीक है? अगर आपने 9th-10th में आपने 9 से ही साइंस नहीं पढ़ी है, ठीक है? तो आप क्या भरोगे? आप फॉर्म में क्या भरोगे? सोशल साइंस भरोगे। तो आपको सोशल साइंस में क्या-क्या पढ़ना होगा? हुँ। देखिए, सोशल साइंस अगर आप लेते हो तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कुछ-कुछ इकोनॉमिक्स देखना होगा। आपको ज़्यादातर हिस्ट्री, सिविक्स और पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ोगे तो आप अपने दिमाग से इतना लोग कॉमर्स पढ़े होते हैं, इतना लोग साइंस पढ़े होते हैं, सोशल साइंस पढ़े होते हैं, जिसमें लोग इकोनॉमिक्स कर ले जाते हैं, ठीक है? अगर आप सोशल साइंस से हो तो आपको 3 मेन चीज़ें पढ़नी होंगी जिसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, जो आपको कहाँ से मिलेगा? एनसीईआरटी से मिलेगा। अब जो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है? जो फॉर्म फिल करके एनसीईआरटी थोड़ा-थोड़ा पढ़ रहे होंगे, वो तो कहेंगे एनसीईआरटी तो इतना ज़्यादा है कि हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में समझ ही नहीं आ रहा है उनको कि पढ़े तो पढ़े कैसे? देखिए, एनसीईआरटी आप पढ़िए अच्छी बात है, मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, तब जाके मैं सीटेट क्लियर कर पाई हूँ क्योंकि मेरा तो कॉमर्स रहा है और मैं सोशल साइंस से दूर-दूर तक पाला नहीं पड़ा है। जो मैं 10th तक ही पढ़ी हूँ सोशल साइंस, उसके बाद मैंने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी कुछ नहीं पढ़ा है। उसके बाद खाली कॉमर्स कॉमर्स चला है। तो आप लोग कैसे पढ़ोगे? उसमें क्या है फैक्चुअल चीज़ें जो हैं, जैसे कि ईयर होता है, कौन-सी जगह होता है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछता सीटेट में। फैक्चुअल चीज़ों को आप इतना ध्यान नहीं दोगे,
जितना भी फैक्ट होता है, जितना भी हिस्ट्री में क्या होता है, ज्योग्राफी में क्या होता है, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो हम लोग सोचते हैं वही चीज़ मेन है और छोटे-छोटे ऑप्शन आ जाएँगे। तो कभी भी सीटेट में आप लोग देखोगे, पुराना पेपर उठा करके देखो, उसमें क्या पूछते हैं, उसमें बड़े-बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछता है, कथन और वाला पूछता है कि अभिकरण क्या है, कथन क्या है, असर्शन और रीजनिंग वाला पूछता है कि असर्शन उसका क्या है, उसका रीजन क्या है, हिस्ट्री में ऐसा हुआ था तो इसका कारण क्या है। तो आपको वो लाइन याद करने होंगे। तो लाइन कैसे याद होगा, जब आप चैप्टर पढ़ोगे, एक एक चैप्टर पढ़ते जाओ डेली, अभी तो बहुत टाइम है जुलाई में, एक एक चैप्टर पढ़ते जाओ, फिर क्या करो कि एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको हाईलाइट करते चलो कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं उसमें खाली ईयर ही पूछे सीटेट में। सीटेट में क्या पूछता है, पेडागोजी। अगर आप एक सोशल साइंस के टीचर हो तो आप चीजों को कैसे पढ़ाओगे, कैसे समझाओगे कि बच्चा अपने जीवन से लेकर के उसको समझ सके, उसको याद कर सके। तो फैक्चुअल चीजें नहीं पूछनी है यार, तो आप लोग सीटेट पास कर सकते हो। क्योंकि एनसीईआरटी में आप लोग को खाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह पढ़ना होगा कि आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो तो ज्योग्राफी को कैसे समझाओगे। अगर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो तो एरोप्लेन जिसमें उड़ता है, जिस लेयर में उड़ता है, वो लेयर कौन सा होता है, ऐसे ऑप्शन पूछेंगे। कुछ कुछ पूछेंगे लेकिन ज्यादातर आपको पेडागोजी मिलेगा जो आप पढ़ करके दिमाग लगा करके निकाल सकते हो। अगर ये बात हो गई सोशल साइंस की, अगर आप मैथ से भर रहे हो, साइंस से भर रहे हो, ठीक है, तब भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। 6 टू 8 का मैथ उठा के पढ़ना होगा, 6 टू 8 का साइंस पढ़ना होगा। और उसमें भी आपको पेडागोजी ही पूछेगा कि अगर आप एक साइंस के टीचर हो, एक मैथ्स के टीचर हो, तो आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को। अगर आप पेपर 1 वाला है तो आप ईवीएस भरोगे, सोशल साइंस नहीं भरोगे, इन्वायरमेंटल साइंस भरोगे, याद रखिएगा। लेकिन पेपर 2 के लिए मैं बता रही हूँ कि आप सोशल साइंस भरोगे या साइंस भरोगे, मैथ भरोगे, जो आपका सब्जेक्ट होगा। जरूरी नहीं मैं कॉमर्स हूँ तो कॉमर्स आएगा उसमें, क्योंकि 8 तक तो कॉमर्स पढ़ाया ही नहीं जाता है, इसीलिए 6 टू 8 का रहता है, इसलिए मैं सोशल साइंस भर के पास हुई हूँ। ठीक है, 5th नंबर पे आता है, देखिए, ये समझ लीजिए सीटेट का ये नींव है, इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें क्या है, सॉल्व पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट। आप लोग जितना हो सके पीवाईक्यू सॉल्व करिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और मॉक टेस्ट करिए। जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। आप क्या करो, उससे अच्छा है, मैं कैसे तैयारी की थी मैं बताती हूँ। मैंने एक प्रीवियस ईयर सेट का पूरा वो खरीदा था, प्रैक्टिस सेट खरीदा था। सीटेट का प्रैक्टिस सेट मैंने खरीदा था जिसमें 10 सेट थे, और मुश्किल से मुश्किल मैंने 3-4 सेट ही किए थे। बाकी का पूरा उसी तरह रखा है, मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ मेरी तैयारी इतनी तो है कि मैं इसको क्लियर कर सकती हूँ। कैसे किया था, मैंने टाइमर लगाया था 3 घंटे का, सॉरी 3 घंटे कह रही हूँ जो 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे का टाइमर लगाया था मैंने। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया था कि सॉल्व करना शुरू किया था। जैसे 2.5 घंटे का जो टाइमर है, जैसे पेपर में हम लोग देते हैं वैसा मैंने सॉल्व किया था। तब जाके मुझे पता चला कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, मैं कहाँ रुक रही हूँ, कहाँ ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। और जो क्लास का माहौल होता है, कभी टीचर आते हैं साइन करने, ओएमआर भरना होता है, फिर आते हैं देखने, फिर आते हैं पेपर खुलवाने, जो भी रहता है उनका इधर उधर दिमाग भटकता रहता है। तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। यहाँ पे सॉल्व पीवाईक्यू करिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, टाइमर लगा के दीजिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाना है। 6 नंबर पे आता है, देखिए 6 नंबर पे आता है टाइम मैनेजमेंट एंड प्लान। आप अगर किसी भी चीज़ का अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए तो आपके लिए कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता है। आपका अगर सिलेबस क्लियर है, एग्जाम पैटर्न आपको पता है, सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं, प्रीवियस ईयर भी कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। सीटेट में एक क्वेश्चन के लिए बस 1 मिनट मिलता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मिनट मिलता है आप लोग को। तो जरूरी नहीं कि आपका कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाए। कोई कोई क्वेश्चन बड़ा होता है, कोई कोई क्वेश्चन छोटा होता है। तो आप जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसको आप आधा मिनट में करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको करना भी है। ठीक है, आप लोग को उसमें आंसर भी पता करना है और ओएमआर में सर्कल भी भरना है, और सर्कल भरने में भी बहुत टाइम जाता है भाई साहब। मैंने भरा था
मैंने क्या लिया था सीडीपी को लेके कि 30 मिनट का जो आता है, देखिए मान लीजिए सीडीपी में 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मिनट के लिए, मैंने कोशिश किया था कि 20 मिनट में मैं कर लूँ और 5 मिनट में मैं ओएमआर भर लूँ और फिर 5 मिनट बाकी के मैं दूसरे सब्जेक्ट पे दूंगी, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर बहुत लेंदी आता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन कितने पूछते हैं, 60 क्वेश्चन पूछते हैं सोशल साइंस के, 30 रहता है सीडीपी का, 30 रहता है लैंग्वेज 1 का, 30 रहता है लैंग्वेज 2 का, इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी वीडियो है, आप लोग वो भी देख सकते हो कि कैसे एग्जाम का पैटर्न आता है। और फिर देखिए टाइम मैनेजमेंट एंड प्लान, आप अगर प्लान बनाने पे चाहते हो, देखिए बार बार सीटेट फेल होने से अच्छा है ना एक बार जमकर लग के मेहनत कर लो और सीटेट को क्लियर कर लो, क्योंकि पैसे फालतू जाते हैं। मैं जब कोई भी फॉर्म भरती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे पैसे क्यों लग रहे हैं यार इतने ज्यादा, कोई भी फॉर्म के पैसे ज्यादा लगते हैं, और जब पैसे ज्यादा लगते हैं तो उसको वेस्ट करने से अच्छा है उसके पीछे जम के मेहनत कर लो और पेपर पास कर लो चुपचाप से, ताकि कहने को रह जाए घर पे कि मैंने पास किया है सीटेट। देखिए अगर आप प्लान बनाने पे आओगे तो आप जैसे मॉर्निंग में आप सीडीपी पढ़ सकते हो, सीडीपी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो आप 2 घंटे तो आराम से पढ़ लोगे, समझी। सीडी पे बहुत आसान होता है, मैं तो इसको दिन भर पढ़ती थी। एक बार अगर आप थ्योरी क्लियर कर लोगे, और थ्योरी क्लियर करने के बाद जैसे कि कोलबर्ग का है और वाइगॉत्स्की का है और जीन पियाजे का है, बच्चे के बारे में उन्होंने क्या कहा है, नैतिक विकास के बारे में कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी है, और नैतिक सिद्धांत के बारे में कितने स्टेजेस दिए हैं, वो सारी चीजें पूछेंगे। तो इसमें मॉर्निंग में अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, मॉर्निंग में आपको जब टाइम मिले 7 बजे 8 बजे जब आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। आफ्टरनून में आप देखिए ये ऐसा एग्जाम है, इसके पीछे आपको दिन भर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं ना कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बेहतर पढ़ो और लंबे समय तक याद रखो। सबसे मेन यही है। अगर आप अभी पढ़ते हो 2 महीने बाद भूल जाते हो, कैसे भूल जाओगे, उसको रिवाइज तो करते चलो। आपने जो पढ़ा है अगर आप वीक में एक बार टेस्ट देते हो या 2 दिन में एक बार टेस्ट देते हो, तो आपको उससे क्या होता है, रिकॉल होता है कि आपने ये नहीं पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था, अच्छा ये छूट गया, ये गलत हो गया। उसको हम फिर क्या करते हैं, उसका फिर एक नोट बनाते हैं कि हाँ हमने ये गलत किया है, उसको फिर से मैं रिवाइज करूंगी। ठीक है। देखिए आफ्टरनून में अगर आप 2 घंटे सब्जेक्ट का पढ़ते हो, इस पे आपको 2 घंटे देना होगा। जो आप सीडीपी पे एंजॉय करोगे, सोशल साइंस में उतना रो दोगे, क्योंकि हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, ये सारी चीजें पूछेगा, तो ये सारी चीजें पढ़ने में बोरिंग होती हैं। तो आप क्या करो, चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करो। ये नहीं कि हाँ आप कहीं से भी वीडियो उठा के देख रहे हो, ऐसे में पढ़ी थी, बहुत कंफ्यूजन होता है कि हाँ ये वीडियो में ये बता रहा है, हाँ वो वीडियो में वो बता रहा है। उससे अच्छा एनसीईआरटी उठा लो चुपचाप से, मिलता है, सेकंड हैंड बुक भी मिलता है, आपके छोटे भाई बहन होंगे उनके पास भी बुक होगा, अड़ोस पड़ोस किसी से भी मांग लो, अरेंज करो। जरूरी नहीं हर चीज हम लोग पे पैसा वेस्ट करें कोई भी चीज पे। ठीक है, तो मैं उसी तरह पढ़ी थी कि मैंने तो ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड किया था एनसीईआरटी का, और मैं मोबाइल से ही पढ़ती थी। तो उसमें आप लोग सारे चैप्टर बारी बारी पढ़ना शुरू करोगे, तब जाके आपका ये सब्जेक्ट वाइज क्लियर होगा। उसके बाद अगर आप इवनिंग में अगर आप 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो मॉक टेस्ट होता है आप उसको दोगे, तो आपका क्या होगा कि जितना आपने दिन भर में पढ़ा है आप उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं उसको क्या करूँ, अटेम्प्ट ज्यादा कर लूँ और ज्यादा करके सही करूँ। तो इसीलिए मॉर्निंग में अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो, आफ्टरनून में 2 घंटे पढ़ते हो, इवनिंग में 1 घंटे मॉक टेस्ट दे देते हो, ठीक है, बच्चे कुछ ही टाइम में आप लैंग्वेज देखते रहो, कंटिन्यू देखते रहो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट और प्लान बन जाएगा। फिर 7th नंबर पे आता है, देखिए 7th नंबर पे आता है बेस्ट बुक। अब आप सोचोगे कौन से बुक से पढ़ना बेहतर होगा, तो मैंने बार बार बताया है कि आप बस एनसीईआरटी पढ़ो,
सीटेट निकालना है तो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से आप नहीं बच सकते हो। और क्यों बचना है, आपको बचना ही क्यों है? अगर आप कोई टीचर बनने जा रहे हो 6 to 8 का, तो आपको बुक के बारे में पता ही नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ाओगे क्या? तो पहले वो बुक तो पढ़ोगे। क्लास में टीचर लोग कैसे आते हैं, हम लोग कैसे जाते हैं? पहले प्लान बनाते हैं, फिर प्लान बनाने के बाद तो जाते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ाना है, ये चीज़ आज पढ़ाना है, ये चीज़ पूछना है और ये चीज़ होमवर्क देना है। तो सारी चीज़ें आपको याद होंगी तब तो, कि बार-बार बुक ले लेके देखोगे, अच्छा ये नाम है, अच्छा ये नाम है। बच्चे भी हँसेंगे आपके ऊपर, ठीक है? इसलिए आपको एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। आप चाहो तो अरिहंत का ले सकते हो, एनसीईआरटी से पढ़ो, अरिहंत वाले से पढ़ो। अरिहंत में वो टॉपिक क्लियर रहता है अरिहंत के, लेकिन न्यू पब्लिश बुक नहीं आती अरिहंत की। आपको वही पुराना मिलेगा, खाली उसका टैग बदल जाता है कि हाँ ये न्यू बुक है, ठीक है? उसका सिलेबस हमेशा सेम रहता है। उसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर पे मैंने बताया था आप लोग को मैं एक सीक्रेट टिप दूँगी। सीक्रेट टिप क्या है, ये आपके वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, जो मैंने आपको कहा था। अब वो टाइम आ गया है कि आपको सीक्रेट टिप देने का। देखिए, अब वो सीक्रेट टिप क्या है? देखिए, मैं कोई भी चीज़ पढ़ती हूँ, तो पढ़ने के लिए लंबे समय के याद रखने के लिए मैं ऐसा तो नहीं रोबोट हूँ कि मैं हाँ, मुझे ये पढ़ा है, 2 महीने बाद पूछोगे मैं फटाफट बता दूँगी। कोई भी चीज़ आप डेली भी पढ़िए, आपको वो चीज़ नहीं याद होता है कभी-कभी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग स्लो लर्नर होते हैं, तो हो सकता है मैं स्लो लर्नर हूँ, मतलब मुझे धीरे-धीरे याद होता है कोई भी चीज़। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी चीज़ मैंने पढ़ा, उसको क्या किया, 1 लाइन में नोट्स बना लिया। सबसे सही तरीका है आप शॉर्ट नोट बना लो। मैंने पूरा सोशल साइंस पढ़ा था और उसका मैंने वन लाइनर नोट्स खुद से बनाया था। इतने यूट्यूबर बोला कि हाँ, आप शॉर्ट नोट ले लीजिए, एसएसटी का पेड नोट ले लीजिए, जितना सब बैच बेचते हैं पैसे दे के। मैंने वो सब पे कोई पे पैसे खर्च नहीं किए। मैंने खुद से ही क्या किया था, वन लाइनर नोट्स बनाया था ताकि मैं सीटेट को एक बार में क्लियर कर सकूँ और उस पैसे को वसूल सकूँ कि हाँ, मैंने वो पैसे दिए हैं फॉर्म के लिए। अगर आप फॉर्म के लिए पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, फैमिली बहुत मेहनत से देती है पैसा। अगर आपको पैसा वेस्ट करना है तो आप भरते जाओ, हर साल फेल होते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, किसी भी फॉर्म का आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो सही तरीके से तैयारी करिए, सही तरीके से स्ट्रैटेजी बनाइए कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये थे मेरे 8 टिप्स जो थे सीटेट को क्लियर करने के लिए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग को अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिएगा ये वीडियो उन लोगों के साथ जो सीटेट में बार-बार फेल हो रहे हैं और जो जिन्होंने पहली बार सीटेट भरा है और एक्साइटमेंट में गलत करके ना आ जाए, ऐसा ना हो। ठीक है? आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर से। थैंक यू।